अगला प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1873 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या 1793 का चार्टर एक्ट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं। 1835 का अधिनियम, 1858 का भारत सरकार का अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम या 1892 का भारत परिषद अधिनियम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1858 का भारत सरकार अधिनियम, क्योंकि 1858 का भारत सरकार अधिनियम का निर्माण जो है वो 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था और जिसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला नियम के नाम से भी जानते हैं। इस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया और इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त करके भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और एक नए पद भारत के राज सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य ने किया या संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक के रूप में अपनाया गया और एलन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया या संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो कौन सा कथन सही है, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 3 4, क्योंकि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक का नाम था डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णाचारी, जबकि अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान जो है वो हिंदी में, मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है बसंत कृष्ण वैद्य ने ही किया था, जबकि एलन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। तो ये भी सही है। दूसरा जो है कि संविधान सभा ने कमल को प्रतीक के रूप में अपनाया था, तो ये गलत है कि संविधान सभा ने कमल नहीं बल्कि हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया था, इसलिए दूसरा जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी या अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी या बहुदलीय संरचना थी या फिर यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। कौन सा सही है, 1 2 2 3, 1 2 3 4 या फिर 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 2 2 3 4 जो है वो सही है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे और संविधान सभा ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था, इसलिए कथन 1 गलत है, जबकि 2 3 4 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जो संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तो कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है कि पत्र में निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N.A. पालकीवाला या फिर K.M. मुंशी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन N.A. पालकीवाला। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया,
जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। इस प्रकार जो है, ठीक है, तो संविधान का परिचय पत्र जो है प्रस्तावना को ही कहा जाता है। संविधान की जो पालकी वाला जो हैं, इन्होंने जो संविधान का परिचय पत्र जो है वो प्रस्तावना को कहा है, और प्रस्तावना जो है बेरुवारीवाद में जो है वो बेरुवारीवाद जो 1960 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, और 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और उनके कार्यक्रम के में व्यवस्थित कीजिए कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और हरियाणा। तो इनका कौन सा, किस काल में, किस सन में या इनका गठन कब हुआ था? तो अगर इसकी बात की जाए तो नागालैंड का गठन जो है, नागालैंड के गठन की बात की जाए तो नागालैंड का गठन जो है वो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। हरियाणा की स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और अगर मणिपुर की बात की जाए तो 21 जनवरी 1972 और मिजोरम जो है वो है 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, एक को कथन दूसरे को कारण माना गया है कि कथन है कि 6 से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और कारण है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अनिवार्य है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, मतलब कि ए आर दोनों सही हैं, एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, या फिर ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि ए गलत है परंतु आर सही है। मतलब ए गलत है इसका और आर सही है, क्योंकि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद का के अनुसार कि 6 वर्ष से 14 वर्ष, ना कि 15 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 21। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 24, क्योंकि अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन अर्थात बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम जो है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समता का अधिकार, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार। मतलब कौन से अधिकार जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं? केवल 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या फिर 1 और 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 और 4। 1 और 4 जो है ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय नागरिकों, विदेशियों सभी को प्राप्त हैं, जबकि कुछ केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30
जो है या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, इन्हें विदेशियों को ये मूल अधिकार जो हैं वो नहीं प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, नीति निषेध तत्वों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि नीति निषेध तत्व जो है वाद योग्य नहीं है। और दूसरा है अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं की स्थित समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन और वन्यजीव की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके जो चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सूची व सूची 2 को सम्मिलित करना है कि संविधान के अनुच्छेद उनसे संबंधित विषयों के बारे में है कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 39A या अनुच्छेद 50। जो इसका अर्थ सम्मिलित करेंगे तो अनुच्छेद 40 जो है वो आपका आएगा ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता और 39A समाज न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। जिसका सही जो आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नीति निषेध तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। संसाधनों की उस पर ही संभव है। तो कौन सा सही है? तो किसने कहा था? टीटी कृष्णाचारी, केसी वेयर, आइवर्जेनिक्स या फिर केटी शाह। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केटी शाह। या कथन जो है केटी शाह का है, क्योंकि केटी शाह ने नीति निषेध तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है और उसका भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। टीटी कृष्णाचारी ने इसे भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा और केसी वेयर ने लक्ष्य व आकांक्षाओं की घोषणा का पत्र कहा। तो आइवर्जेनिक्स ने नीति निषेध तत्व को कर्मकांडी आकांक्षा कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निषेध तत्व नहीं है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, अस्पृश्यता का निषेध या फिर प्रसूति सहायता का उपबंध। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अस्पृश्यता का निषेध। क्योंकि अस्पृश्यता का निषेध जो है वो नीति निषेध तत्वों में नहीं है, जबकि मूल अधिकारों में आता है और मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 17 इसके लिए उपबंधित करता है। जबकि 43 उद्योगों में जो प्रबंध है वो 43 का के तहत आता है। कृषि एवं पशुपालन जो है वो अनुच्छेद 48 में आता है और प्रसूति सहायता जो है वो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि मौलिक कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है और संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़े गए। केवल एक सही है, केवल दो सही हैं, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कि केवल एक इसका सही जो है वही सही है। ठीक है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन जो है 1978 के द्वारा नहीं 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा सही कथन है? कि मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है और मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2 3 या फिर केवल ए। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो है मूल कर्तव्य के संदर्भ में वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है? ऑप्शन है केशवानंद भारती मामले, मिनर्वा मिल्स मामला, गोलकनाथ मामला,
या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मिनर्वा मिल्स मामला, मतलब बी ऑप्शन का जो है वो सही है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा 97वें संवैधानिक संशोधन के संबंध में सत्य है कि इस संशोधन के द्वारा सहकारी समिति गठित करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, और इस संशोधन कारक है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है और भारत का समाज बहुधर्मवादी है। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसके आप दोनों कथन इसके जो हैं सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्त प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए किया जा रहा है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267 या अनुच्छेद 27? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अनुच्छेद 27। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वर्ष दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? आइवर जेनिक्स, केसी मुखर्जी, एन श्रीनिवासन या फिर केटी शाह? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एन श्रीनिवासन, मतलब सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं? एकीकृत न्याय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध या फिर एकल नागरिकता? तो कौन सा है? केवल 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 3, 4। क्योंकि आपातकालीन उपबंध जो है वो संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करते हैं, इसलिए कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वह एक संघात्मक विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इसमें सूचीबद्ध है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, सूचीबद्ध भाषाएं या राज्यसभा में सीटों का आवंटन? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो अनुसूची 4 में दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।